Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our science book of 8th class. Dear students, we are studying our first lesson of this book. हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन एंड यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द क्रॉप्स एंड द टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर. कल हमने डिस्कस किया था क्रॉप के बारे में, क्रॉप किसे कहते हैं और कुछ ऐसी और भी जो टर्म्स है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. एंड द लेसन विच वी आर रीडिंग इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट. जो लेसन हम लोग पढ़ रहे हैं वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और प्रबंधन. तो कल ही मैंने आपको बताया था कि फसल को जब हम उगाते हैं खेत में तो उसको प्रोडक्शन करना कहेंगे. कोई भी चीज़ जब बनती है उसका निर्माण होता है तो उसको प्रोडक्शन कहते हैं. तो यहाँ पर हम फसल के निर्माण की बात कर रहे हैं, उसके उत्पादन की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो टर्म यूज की जाती है इसके लिए वो है प्रोडक्शन. तो क्रॉप का प्रोडक्शन यानी फसल का उत्पादन और फिर उसके बाद उत्पादन होने के बाद फसल के उगने के बाद उसका मैनेजमेंट यानी उसका प्रबंधन. तो यहाँ इस लेसन में हम लोग वो सारे प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, वो सब काम पढ़ने वाले हैं जो खेती से रिलेटेड होते हैं. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड सम पार्ट ऑफ दिस पॉइंट. ये जो पॉइंट था अपना पॉइंट 1.1 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यानी कृषि पद्धतियां, कृषि के कार्य. तो यहाँ ये इस पॉइंट का कुछ पार्ट हमने कल डिस्कस किया था, रीड किया था. एंड वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पैराग्राफ टुडे. और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इस पैराग्राफ से. सो लेट्स बिगिन द टुडेज स्टडी. तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी. यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड अबाउट द क्रॉप, द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप. कल हमने क्रॉप की डेफिनेशन स्टडी की थी कि किसी भी वन प्लेस पर अगर हम लार्ज क्वांटिटी में यानी बड़े पैमाने पर सेम टाइप के, सेम काइंड के प्लांट्स जब ग्रो किए जाते हैं तो उसको क्रॉप कहते हैं. इट इज द डेफिनेशन ऑफ क्रॉप एंड यू हैव टू लर्न दिस डेफिनेशन. इस डेफिनेशन को आपको लर्न भी करना चाहिए. वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर टुडे. इंडिया इज ए वेस्ट कंट्री. भारत एक विशाल देश है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस, जो जलवायुवीय परिस्थितियां हैं, क्लाइमेट यानी जलवायु होती है. द क्लाइमेटिक कंडीशंस, यहाँ इस देश की ये जो विशाल देश है, भारत एक वेस्ट कंट्री है, विशाल देश है, बहुत बड़ा देश है. तो इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जलवायु से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, लाइक टेम्परेचर जैसे कि तापमान, ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता या गीलापन, एंड रेनफॉल और बारिश, वेरी यानी अलग अलग रहती है. वेरी देखो VERY नहीं है, ये VARY है. वेरी यानी बहुत होता है लेकिन यहां पर VARY, वेरी मीन्स अलग अलग. तो ये जो चीजें हैं जैसे कि टेम्परेचर यानी तापमान, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, ये सारी कंडीशंस अलग अलग होती है देश के अलग अलग हिस्सों में. क्योंकि भारत एक वेस्ट कंट्री है, बहुत विशाल देश है ये. तो इतने बड़े देश में हम भी जानते हैं कि राजस्थान में अपने टेम्परेचर काफ़ी रहता है. अगर आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर काफ़ी डाउन रहता है. अगर आप साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिलेगी, आर्द्रता ज़्यादा मिलेगी. तो अलग अलग जो अपने कंट्री के पार्ट्स हैं उन सब में ये जो फैक्टर्स हैं, कौन से फैक्टर्स, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या रेनफॉल, ये सब वेरी करेंगे यानी अलग अलग रहेंगे. फ्रॉम वन रीजन टू अनोदर, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में. अकॉर्डिंगली, उसी के अनुसार. अकॉर्डिंगली का मतलब होता है उसी के अनुसार, तदनुसार. ये चीजें अलग अलग रहती है, टेम्परेचर, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी. ये जब अलग अलग रहती है देश के अलग अलग पार्ट्स में, तो उसी के अनुसार अकॉर्डिंगली देयर इज ए रिच वैरायटी ऑफ क्रॉप्स. तो जब ये चीजें अलग अलग रहती है देश के अलग अलग भागों में, तो एक समृद्ध वैरायटी
वैरायटी क्या होता है? विविधता। अलग अलग प्रकार की चीजें जब होती है तो उसको वैरायटी बोलते हैं। तो ये जो कंडीशंस होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस जब वेरी करती है तो एक बहुत विविध प्रकार की जो क्रॉप्स हैं, वैरायटी ऑफ क्रॉप्स यानी विविध प्रकार की जो क्रॉप्स है, ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, उगाई जाती है कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में, अलग अलग हिस्सों में। डेस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, डेस्पाइट यानी बावजूद होता है, बावजूद इस डाइवर्सिटी के यानी इस विविधता के, इस डाइवर्सिटी यानी अलग अलग प्रकार की फसलों की विविधता के बावजूद, डेस्पाइट यानी बावजूद, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स, दो बड़े फसल के तरीके पर प्रकार। पैटर्न क्या होता है? पैटर्न होता है जब कोई काम एक ही तरह से चलता है तो उसको पैटर्न कहते हैं। तो वैसे तो बहुत सारी वैरायटी है, अभी अभी पढ़ा है अपन ने, बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न, फसल उगाने के जो तरीके हैं वो दो बड़े तरीके हैं। टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड, दो बड़े जो फसल उगाने के तरीके हैं कैन बी आइडेंटिफाइड, वो देखे जा सकते हैं। यानी वैसे फसलों की वैरायटी तो बहुत है, लेकिन क्रॉपिंग जो पैटर्न है वो दो बड़े पैटर्न आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। दीज आर, ये कौन कौन से पैटर्न हैं जिन दो पैटर्न्स की बात कर रहे हैं? तो फर्स्ट जो पैटर्न है वो है खरीफ क्रॉप्स, जिसको हिंदी में हम कहते हैं खरीफ की फसल। खरीफ क्रॉप्स एक पैटर्न है। इस पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है? द क्रॉप्स विच आर सॉन, जो क्रॉप्स, द क्रॉप्स वे फसलें, विच आर सॉन यानी जो बोई जाती है, इन द रेनी सीजन, बारिश की ऋतु में। तो आप भी जानते हैं अपने यहाँ बारिश के मौसम में क्या बोते हैं? बाजरा बोते हैं, मूंग मोठ बोते हैं, चौले बोते हैं, ये सब अपन बारिश की ऋतु में बोते हैं। तो यहां पर बात उसी टाइप की क्रॉप्स की जा रही है। द क्रॉप्स, वे क्रॉप्स विच आर सॉन, जो बोई जाती है, इन द रेनी सीजन, बारिश की सीजन में, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, वो खरीफ की क्रॉप्स कहलाती है। तो ये खरीफ की क्रॉप्स क्या होती है, रबी की क्रॉप्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको क्रॉप की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी चाहिए, ऐसे ही खरीफ की क्रॉप्स क्या होती हैं इसकी डेफिनेशन भी आपको लर्न कर लेनी चाहिए। तो ये जैसे रिटर्न वर्क में नहीं दे रहा हूं आपको, तो आपको लर्न करने के लिए मैं दे रहा हूं, इसको आपको कंफर्मली लर्न करना चाहिए। चलो मैं आपको इसको रिटर्न वर्क में देता हूं। तो आपको एक तो क्रॉप की डेफिनेशन नोट करनी है। सबसे पहले आपको एक तो मैं बता दूं, आपके पास 7th में जो नोटबुक्स थी उसी को यूज करना है। 2 पेजेस लीव करते हुए आपको 8th क्लास का वर्क, साइंस की जो अपनी 7th क्लास की नोटबुक है उसी में 8th क्लास का वर्क स्टार्ट कर देना है। और लेसन का नंबर और नेम जो है वो मेंशन करते हुए सबसे पहले आपको क्रॉप की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद खरीफ क्रॉप की डेफिनेशन लिखनी है यहां तक, और फिर रबी क्रॉप्स की भी डेफिनेशन आपको लिखनी है। ये 3 डेफिनेशंस आपको नोट डाउन करनी है अपनी साइंस की नोटबुक में और उसको लर्न भी करना है। Dear students, I suggest you that you should learn the things day to day, up to date. आप जैसे जैसे जिस दिन जो चीजें आती जाती है आपके सामने उनको लर्न करते हुए चलेंगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी केवल 3, जैसे फॉर एग्जांपल अभी केवल 3 डेफिनेशंस आपको करने के लिए कहा जा रहा है, तो आप 3 डेफिनेशंस लर्न कर सकते हैं, लेकिन बाद में अगर आपको 300 एक साथ करनी पड़ी तो आप नहीं कर पाएंगे। सो यू शुड ट्राई टू लर्न द डेफिनेशन डे टू डे। लेट्स गो फॉरवर्ड, आइए आगे चलते हैं। तो ये खरीफ की क्रॉप्स कौन सी होती है जो रेनी सीजन में सोन की जाती है, बोई जाती है। द रेनी सीजन इन इंडिया, भारत में जो रेनी सीजन है, बारिश का जो मौसम है, इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। जून टू सितंबर, ये भारत में जो रेनी सीजन है वो जून से लेकर सितंबर तक होता है जनरली, यानी साधारणतया। पैडी यानी धान, मेज यानी मक्का, सोयाबीन, ग्राउंड नट यानी मूंगफली, एंड कॉटन और जो कपास है, आर खरीफ क्रॉप्स। ये सब जो है खरीफ क्रॉप्स हैं। अपने यहाँ की बात करें तो बाजरा इसमें अपन डाल सकते हैं इस कैटेगरी में,
मूंग और मोठ अपन इसमें डाल सकते हैं। तो ये होती है खरीफ की क्रॉप्स। दूसरा जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो है रबी क्रॉप्स। द क्रॉप्स, वे फसलें, वे क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर से लेके मार्च तक, यानी अक्टूबर में इनको सो किया जाता है इनके सीड्स को, और ये मार्च में लगभग इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, कटाई की जाती है। तो आप जानते होंगे कि मार्च में लगभग होली आ जाती है। होली पर क्या कटता है? तो गेहूं की फसल कटती है होली पर। आपको याद होगा होली जब जलाते हैं तो उसमें गेहूं के जो ये स्पार्कल होते हैं, जो उसकी बालियां होती है, वो हम उनको रोस्ट करते हैं, सेकते हैं, ये याद होगा आपको। तो ये गेहूं की फसल है, वो मार्च में हार्वेस्ट होती है और अक्टूबर में इसको सो किया जाता है, यानी बोया जाता है। तो ये फसल, गेहूं की फसल यानी वीट की जो क्रॉप है, वो इसी कैटेगरी में आएगी, रबी क्रॉप्स में। द क्रॉप्स, वे फसलें ग्रोन इन द विंटर सीजन, जो कि विंटर सीजन यानी सर्दी की ऋतु में बोई जाती है, अक्टूबर टू मार्च, आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इनको ये कहलाती है रबी क्रॉप्स। आई हैव गिवन यू टुडे 3 डेफिनेशंस फॉर रिटन वर्क एंड लर्निंग। आज मैंने आपको 3 डेफिनेशंस रिटन वर्क में और लर्निंग के लिए दी है। कंप्लीट दिस होमवर्क श्योरली। एग्जाम्पल्स हैं इसके ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, गेहूं इसका एग्जाम्पल है, ग्रेम यानी चना, पी यानी मटर, मस्टर्ड यानी सरसों, एंड लिंसीड यानी तिल, ये सारे इसके एग्जाम्पल है। बिसाइड्स दीज, इसके साथ ही पल्सेज यानी दालें, एंड वेजिटेबल्स और सब्जियां आर ग्रोन उगाई जाती है ड्यूरिंग समर, गर्मी में, एट मैनी प्लेसेज, कई स्थानों पर। तो ये जो गर्मी की ऋतु की जो फसल होती है, ये सब जगह नहीं हो पाती है। जहाँ पर वाटर का लेवल अच्छा होता है ग्राउंड के अंदर, वहीं पर ये की जाती है। और आजकल आपने देखा हो तो पॉली हाउस बनने लगे हैं, बड़े बड़े हट टाइप के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे कि उनको झोपड़ी, बड़ी बड़ी झोपड़ियों की तरह उनको ऊपर उसके वाटर पॉलीथीन लगा करके एक शेड बनाया जाता है, जिसको पॉली हाउस कहते हैं। तो वहाँ पर ये जो क्रॉप्स हैं समर वाली, वो अच्छी क्वांटिटी में ली जाती है। कई जो फॉरवर्डेड ये फार्मर्स होते हैं, आधुनिक जो खेती करते हैं, वो ये फसल काफ़ी अच्छी मात्रा में लेते हैं। आपने देखा होगा आजकल समर में, अभी जैसे समर चल रहा है, गर्मी चल रही है, तो अभी आपको तरबूज, खरबूज ये सब खूब दिखाई देते होंगे बिकते हुए। ये सब पॉली हाउसेज में होते हैं। तो ये तीसरी टाइप का पैटर्न है। तो एक पैटर्न जो हो गया ये खरीफ क्रॉप्स, एक हो गया रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स रेनी सीजन वाली क्रॉप हो गई, रबी क्रॉप जो है वो समर वाली क्रॉप हो गई। और थर्ड जो ये पैटर्न है, इसका नेम यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, ये समर वाली क्रॉप है, सॉरी ये विंटर वाली हो गई, ये रेनी हो गई, और ये समर वाली जो है थर्ड नंबर पे, इसको जायद क्रॉप भी कहते हैं। यहाँ पर इसका नेम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन इसको जायद क्रॉप भी कहते हैं। तो ये 3 टाइप के, यहाँ पर तो मेन जो ब्रॉड कैटेगरीज मानी गई है वो 2 मानी गई है, खरीफ क्रॉप्स और रबी क्रॉप। एक थर्ड कैटेगरी भी है जायद क्रॉप्स। तो मेनली 2 कैटेगरी है ये क्रॉपिंग पैटर्न है। लेट्स गो अहेड, आइए आगे चलते हैं। द सेकेंड पॉइंट इज 1.2 बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का मतलब है फसल उत्पादन। बेसिक प्रैक्टिसेज यानी मूल, प्रैक्टिसेज यानी पद्धतियां, मूल पद्धतियां या मूल कार्य क्रॉप प्रोडक्शन के, फसल उत्पादन के। जब हम किसी भी फसल का प्रोडक्शन करते हैं, उसका उत्पादन करते हैं, तो वो कौन कौन से कार्य हैं, कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं जो हमें करनी होती है या किसी भी फार्मर को करनी होती है, उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर बूझो आ गया है, फिर से क्या बोल रहा है देखते हैं। वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। पैडी धान को कहते हैं, धान का मतलब हो गया चावल, या चावल मेनली, धान का मतलब चावल होता है। वाई पैडी कैन नॉट, या फिर धान का मतलब यहाँ पर जैसे बाजरा भी ले सकते हैं अपन, जो रेनी सीजन में बोई जाती है। मेन जो सीरियल्स होते हैं जो रेनी सीजन में बोए जाते हैं, उनको पैडी कहते हैं, धान कहते हैं।
वाई पैडी कैनॉट बी ग्रोन, कि पैडी यानी धान को क्यों नहीं बोया जा सकता इन द विंटर सीजन, विंटर सीजन में पैडी को क्यों नहीं ग्रो किया जा सकता है। ये बुझो सोच रहा है कि धान की फसल यानी कि जैसे बाजरा है, चावल है, जहां भी होता है वहां पर, तो ये विंटर में क्यों नहीं बोया जा सकता है। तो देखिए, जैसे कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि अलग अलग जो रीजन्स होते हैं उनमें अलग अलग टेम्परेचर होता है, उनमें अलग अलग ह्यूमिडिटी होती है, अलग अलग उनमें एक थर्ड चीज और जो पढ़ी थी हमने, 3 क्लाइमेटिक कंडीशंस पढ़ी थी अपन ने, एक तो ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और रेनफॉल। ये 3 जो फैक्टर्स हैं ये अलग अलग एरिया में अलग अलग होते हैं। इसी तरह अलग अलग सीजन में भी अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग सीजन में अलग अलग ह्यूमिडिटी होती है, अलग अलग सीजन में अलग अलग रेनफॉल होता है। तो ये जो क्रॉप होती है हर सीजन के लिए अलग क्रॉप होती है जो उस सीजन को सूट करती है। अगर हम पैडी को विंटर में ग्रो करेंगे तो उसको उसका सूटेबल टेम्परेचर नहीं मिल पाएगा, उसको उसका सूटेबल रेनफॉल नहीं मिल पाएगा, जो बारिश का लेवल है वो नहीं मिल पाएगा, और इसी तरह उसका जो ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, नमी है, वो भी उसको नहीं मिल पाएगी। तो सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिल पाएगी उसको, पैडी को, अगर हम उसको विंटर में ग्रो करते हैं, और उसके कारण से उसका प्रोडक्शन जो है वो अच्छा नहीं मिल पाएगा, गुड प्रोडक्शन हम लोग उसका अचीव नहीं कर पाएंगे। सो वी कांट ग्रो द पैडी इन द विंटर। तो ये यहां पर इसके मन में एक क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको बताया है। लेट्स गो अहेड। और यहां पर पहेली क्या कहती है, शायद इसी का आंसर पहेली दे रही है जो इसने अभी पूछा है, उसी के बारे में पहेली कहती है, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ वाटर। धान को जरूरत होती है बहुत सारे पानी की, क्योंकि धान बारिश में बोया जाता है तो खूब पानी चाहिए उसको। देयरफॉर, इसीलिए, इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन, इसीलिए इसको रेनी सीजन में ही बोया जाता है। वाटर का रिक्वायरमेंट तो रहती है उसको ज़्यादा, लेकिन टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का भी फर्क पड़ता है। किसी भी फसल को, किसी भी क्रॉप को अगर उसके सूटेबल जो टेम्परेचर है वो दिया जाए, उसके सूटेबल अगर उसको वाटर का लेवल दिया जाए, अगर उसको सूटेबल ह्यूमिडिटी दी जाए, तो उसका प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ जाता है। आजकल जो पॉली हाउस बनते हैं उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में प्रोडक्शन लिया जाता है वेरियस क्रॉप्स का। तो वो कैसे आता है, क्योंकि वहां पर क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती है वहां पर फार्मर उनको कंट्रोल कर पाता है, इसलिए वो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छी क्वांटिटी में ले पाता है। तो ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती है अलग अलग क्रॉप्स को, क्लाइमेटिक जो कंडीशंस होती है वो इफ़ेक्ट करती है, टेम्परेचर इफ़ेक्ट करता है, वहाँ की ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट करती है, वहाँ की जो रेनफॉल है, जो रेन का जो लेवल है वो इफ़ेक्ट करता है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व्स सेवरल एक्टिविटीज। कल्टीवेशन यानी खेती, ऑफ क्रॉप्स यानी फसलों की जो कल्टीवेशन यानी खेती होती है, इन्वॉल्व्स उसमें शामिल होते हैं सेवरल एक्टिविटीज, बहुत सारे क्रियाकलाप, अंडरटेकन बाय फार्मर्स, जो फार्मर्स के द्वारा किए जाते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, एक निश्चित समय के बाद में बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज होती है जो फार्मर्स के द्वारा की जाती है। यू में फाइंड, आप पाएंगे, आपने पाया होगा, देखा होगा, दैट की दीज एक्टिविटीज आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय ए गार्डनर। आपने पाया होगा कि दीज एक्टिविटीज, ये जो फार्मर जो एक्टिविटीज करता है, ये एक्टिविटीज आर सिमिलर, वो समान होती है। किसके समान होती है? टू दोज, उनके समान होती है, कैरिड आउट बाय ए गार्डनर। गार्डनर यानी माली, जिसको अपन कह सकते हैं, बगीचे की, गार्डन की जो केयर करता है उसको गार्डनर कहते हैं, बगीचे की जो देखभाल करता है गार्डनर। तो गार्डनर जो एक्टिविटीज कैरी आउट करता है, जो वो एक्टिविटी करता है गार्डनर, लगभग उसी के सिमिलर फार्मर की भी एक्टिविटीज होती है। और इवन बाय यू, या यहां तक कि आपके द्वारा भी कई बार वो एक्टिविटीज की जाती है। व्हेन यू ग्रो, जब आप उगाते हैं, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सजावटी पौधे, इन योर हाउस, आपके घर में,
आप भी अपने घर में जब कोई प्लांट्स ग्रो करते हैं तो आप भी उन एक्टिविटीज को करते हैं जो कि एक फार्मर करता है। दीज एक्टिविटीज और टास्क्स, ये जो एक्टिविटीज हैं या ये जो कार्य हैं, आर रेफर्ड, इनको संदर्भित किया जाता है या इनको कहा जाता है टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। इन कामों को एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कहा जाता है, कृषि पद्धतियां कहा जाता है। विच आर लिस्टेड बिलो, जिनको नीचे लिस्टेड किया गया है, इनको नीचे लिस्ट बना करके बताया गया है। देयर आर 7 मेन एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। 7 ऐसी मेन एक्टिविटीज है जो कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज के से संबंधित है। सबसे फर्स्ट जो एक्टिविटी वो है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, मिट्टी को तैयार करना। प्रिपरेशन यानी तैयारी करना होता है। तो सबसे पहला काम जो किसी भी फील्ड में, किसी भी खेत में होता है, वो मिट्टी को तैयार करना होता है खेती के लिए। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ सोइल। सेकंड है सोइंग, सोइंग यानी बीज बोने का काम, बीजना जिसको हम कहते हैं, वो दूसरा काम होता है। थर्ड होता है एडिंग मैन्योर, खाद डालना, एंड फर्टिलाइजर्स, और उर्वरक डालना। मैन्योर यानी खाद, फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक, खाद और उर्वरक ऐड करना खेत में। इसके बाद जो वर्क होता है, एक्टिविटी होती है, वो होती है इरिगेशन, सिंचाई। खेत की फसल को सिंचाई करनी पड़ती है। उसके बाद में 5th स्टेप होता है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स यानी होती है खरपतवार, जो फालतू पौधे उग जाते हैं खेत में, उनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार कहते हैं। उनसे सुरक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, जिसको हम निराई भी कहते हैं। और उसके बाद में जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि उसको कटाई की जाती है, और फिर लास्ट में उसको स्टोरेज किया जाता है, उसको संग्रहित किया जाता है। तो ये जो 7 एक्टिविटीज है ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कहलाती है। तो अगर आपको कोई पूछता है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज कौन कौन सी है, तो ये 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं। डियर स्टूडेंट्स, you have also note down these agricultural practices in your notebook। आपको ये भी नोट करना है, आपको ये जो 3 डेफिनेशंस मैंने बताई थी वो तो नोट करनी है। एंड लीव 1 ब्लैंक लाइन बिटवीन एवरी 2 पॉइंट्स, हर 2 पॉइंट्स के बीच में, यानी अगर आप डेफिनेशंस लिख रहे हैं तो हर 2 डेफिनेशंस के बीच में ब्लैंक लाइन जरूर लीव करें ताकि वो सेपरेट दिखे। और इसी तरह 1 लाइन ब्लैंक लीव करने के बाद में ये आप जरूर लिखें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ये सारी जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज है ये नोट करनी है। इस तरह से मैंने आपको 4 पॉइंट्स आज नोट डाउन करने के लिए और लर्न करने के लिए दे दिए हैं। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप अप टू डेट लर्न करते जाएंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। डियर स्टूडेंट्स, टाइम इज ओवर ऑफ टूडेज वीडियो। नाउ वी हैव टू फिनिश द वीडियो। Tomorrow we will read about preparation of soil, and now we will study in detail of every activity। हर एक्टिविटी के बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। अभी तो अपन ने केवल लिस्ट यहाँ पर रीड की है, लेकिन अब हर एक स्टेप के बारे में हम बहुत ही डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि जैसे सोइल की प्रिपरेशन करनी है तो कैसे करनी है, मतलब क्या है सोइल की प्रिपरेशन का मीनिंग क्या है, ये किन किन टूल्स के बेसिस पर या किन किन टूल्स की हेल्प से ये काम होगा, इससे क्या बेनिफिट है, क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सारी चीजें हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसी तरह से सारे जो पॉइंट्स हैं इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो टुमारो। सी यू एंड बाय।